लूसेंट का पहला पेज हम डे 1 से लेके चलेंगे। भारत का इतिहास यह पहला पेज हम करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यह भारत का प्राचीन इतिहास है और हम ऐसे ऐसे करके मध्यकालीन और इसके बाद सारा ही हम इसमें करेंगे और विद ट्रिक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। लूसेंट एक ऐसी किताब है जिसने अपना फर्स्ट जीएस को कंप्लीट करना है, यानी कि जनरल स्टडीज़ को कंप्लीट करना है। जीएस में सारे सब्जेक्ट हो गए, यानी कि भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, साइंस हो गया। इसमें जो बेसिक लेवल का है, अगर आप ये कर लेते हो तो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपको, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल में भी यह काम करता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। भारतीय अपने देश को, राइट। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड तथा मंगलोइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेयर्स को जाता है। 1638 से लेके 1707 एनी डोमिनी के नाम से, यानी कि क्रिस्टोफ सेलेयर्स ने इसको 3 भागों में बांटा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम दूसरा पेज पढ़ेंगे। आगे है इसका दूसरा पेज, सूक्त। ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें व मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अदन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, अदन्य जिसको कहते हैं जिसका वध नहीं किया जाता, शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है जी, इसीलिए हिंदू धर्म में गाय को नहीं मारा जाता। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्वी और ईसवी किसे कहते हैं? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिश्चियन, बीसी कहते हैं ना हम, बिफोर क्रिश्चियन, द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। कईयों को नहीं पता होता कि बीसी क्यों लिखते हैं हम सन के पीछे, कोई भी साल लिखते हैं उसके पीछे बीसी क्यों लिखते हैं, उसका मतलब है कि यह है बिफोर क्रिश्चियन। ईसा पूर्वी में
वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्वी में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्वी में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है, एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, एडी। विंस्ट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। विंस्टन आर्थर एक स्मिथ प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। ठीक है, उन्होंने लिखा कि वस्तुत भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। याद रखना 4 वेद हैं। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। याद रखना, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। याद रखना, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में कहलाता है। इसके पाठ को अदरव्यू कहते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्र जितने भी हैं, बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अदुर्वेद कहते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 3। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो ज़्यादातर यूपीएससी लेवल या पीसीएस लेवल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि यजुर्वेद में इनमें से क्या नहीं है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद में दोनों में है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो चौथा कोई ऑप्शन और हो जाता है, या ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का मतलब मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि संगीत की शुरुआत हम कह सकते हैं कि साम वेद से हुई है। साम का मतलब ही संगीत है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है।
पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सभा और समिति की प्रजापति, यानी कि सभा और समिति किस वेद में है, तो आप कह सकते हो कि अथर्ववेद में है और प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदों को भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम कहते हैं इनको। मध्य निंदन और काम शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं काठ, कनिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्रीय, कौथुम, रानिनीय एवं जैमिनीय या तलवारकम सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद यानी कि पहला ऋग्वेद और चौथा अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कौशतकी, यजुर्वेद तैत्रीय व शतपथ, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गौपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ नहीं आएंगी जो पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अंत तक, यही बात होती है कि अंत तक अगर हम खड़े रहते हैं तो हमारी जीत निश्चित होती है। तो ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसके बाद हमारा आता है चौथा पेज। उपनिषदों की संख्या 108 है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि उपनिषद कितने हैं। 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई, जो पिंक कलर में है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को क्या कहा जाता है? मैत्रेयणी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे याद रखना, स्मृति ग्रंथ, ये मनुस्मृति है, स्मृति मनुस्मृति याद रखना। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों की बलिभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्म कांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह
तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी कि स्मृति, मनुस्मृति और सूत्रों में गौतम, एक भगवान महावीर स्वामी को हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, उसके नाम से है। पुराण, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, 108 है। इसके बाद हम मनुस्मृति सबसे पुरानी है और सूत्रों में गौतम सूत्र। अब पुराण है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो याद रखना, पुराणों के जो रचयिता हैं उनको लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। याद रखना, पुराण कितने हैं? 18 है। उपनिषद 108 है, और कई बार ऐसे भी आ जाता है सीरियल में लगाने के लिए, तो वेद 4, उपनिषद 108 और पुराण हो गए 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सो पुराण संबंधित वंश: विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र, सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। याद रखना, सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है और प्रमाणिक भी है। याद रखना, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और सूत्रों में गौतम सूत्र। ठीक है। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। याद रखना, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, यानी कि उपनिषद पहले, उसके बाद पुराण आए। सबसे पहले वेद, वेद के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद पुराण। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जन्म कृत्यों से तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र एक किताब है, इसके लेखक चाणक्य हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका पुराना नाम भी है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही बात है। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है जी। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हणी के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं वो कल्हण के द्वारा किया जाता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। राजतरंगिणी, तरंगिणी एक पर्यायवाची शब्द है जिसका मतलब है नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिसमें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें क्रम से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। चचनामा किसके द्वारा लिखी है? लेखक अली अहमद। राजतरंगिणी के द्वारा, राजतरंगिणी पुस्तक किनके द्वारा? कल्हण के द्वारा, जिसमें कि साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास है। और अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य यानी कि कौटिल्य। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये याद रखना, ये व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की बुक है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ने पानी पिया, बस याद रखना, अष्टाध्यायी ने पानी पिया, 8 पाठ पढ़कर पानी पिया। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक
ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखना लिपि शब्द सबसे पहले अष्टाध्यायी में पहली बार हुआ। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स, डॉट याद रखना, इतिहास में डॉट लगता है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाक्स, सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण आदि अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मैगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। यह मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजद्वार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। डायनोसिस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी यानी कि याद रखना 101 से लेकर 200 के बीच में टालमी भारत का भूगोल। पिलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण है। पिलनी। तो टॉलमी ने क्या किया, भारत का भूगोल लिखा। इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है और अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। पेरिपल्स ऑफ द अरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर था। इसने उस समय में के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक, ये बहुत बार पूछा जाता है। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त दो को याद रखना, फाहियान यान 2 द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान के बाद संयुंगन, यह 518 में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। हेनसांग, ये बहुत मशहूर है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-ब्रूनी, यह भी बहुत मशहूर है। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-ब्रूनी ख्वारिज़म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज। तहकीक का मतलब खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया,
रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर सबसे रोचक जानकारियां प्राप्त देता है। 1333 में दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी इब्न बतूता। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगुर तथा तियुंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ए से आर्कियोलॉजी, ए से अलेक्जेंडर, याद रखना। अलेक्जेंडर, एच लॉन्गहर्स, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गस, वाल्टर इलियट से सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने बट्टी, प्रोलो, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्वी के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न सुरक्षित रहने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि गड्ढागर, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढागर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, जहां मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। औजार, बर्तन, इमारतों। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, यानी कि जो प्राचीन से प्राचीन, पुराने से पुराने सिक्के, उसको आहत सिक्के। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। याद रखना, काशार्पण किसको कहते हैं? जो पुराने सिक्के होते हैं उनको आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों के ऊपर जो लेख लिखा जाता था वो जवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, नासिक अभिलेख गौतमी, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर मालवा, ग्वालियर प्रतिहार, बित्री यूनगढ़ स्कंदू, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। याद रखना, स्टडी ऑफ अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है कि समुद्रगुप्त अगर वीणा रखते तो इसका मतलब है कि वो संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहला भारत का संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा यपद्वीप से स्थापित हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ये थे 7 पेज। सो रिस्पेक्ट वुमेन, वर्ल्ड ड्रग हेल्प नीडी, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। इसमें आपको कुछ चीज़ समझ आई होगी, लेकिन बार बार रिपीट करोगे। जो चीज़ मेन है वो मैंने बात आपको बताई दी। सो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनको जरूर पढ़ें। धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच।